ठीक है जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने इस वीक में जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं सिर्फ उनको रिकॉल करना है, ताकि जो हमारी आईटी FR 1 है उसका फर्स्ट चैप्टर हम करने के काबिल हो जाए। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हम सारे के सारे इस वीक में रिकॉल करेंगे, ताकि आगे चल के जो हमारा उनका चैप्टर स्टार्ट होना है अगले वीक में, उसमें हमें करने में कोई प्रॉब्लम वगैरह फेस ना हो रही हो। तो उसको हम लेके चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम बिजनेस के देखते हैं, बिजनेस के हमारे टाइप्स क्या होती हैं। और हम देखते हैं कि अगर हमने कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना हो, कोई भी किसी किस्म का भी, तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी बेसिक्स वगैरह क्या हैं, क्या चीज़ें हमें दरकार होंगी, हम उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी कारोबार स्टार्ट करना है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी कारोबार स्टार्ट करना है, वो उस कारोबार करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको प्री रिक्विजिट्स जो है वो फुलफिल करने पड़ेंगे। कुछ ना कुछ जो बुनियादी काम है वो करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक जनरल स्टोर खोलना है। अब इस जनरल स्टोर को खोलने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ये जनरल स्टोर जो है ये आपने रन करना है किसी दुकान के अंदर। अब आपको सबसे पहले दुकान भी दरकार होगी, आपको दुकान भी चाहिए होगी जिसके अंदर आपने काम करना है। अब ये दुकान जो है ये आप दो तरह से लेके चल सकते हैं, या तो आप इस दुकान को खरीदेंगे, या आप क्या करेंगे, आप इस दुकान को किराए पे लिया होगा, आप रेंट पे लेके चल रहे होंगे। तो इसका मतलब बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको लैंड चाहिए, और या वो शॉप चाहिए जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जिसमें आप बैठ के अपना कारोबार कर सकते हैं। फिर इस बिजनेस को चलाने के लिए, इसको रन करने के लिए आप क्या चाहिए होंगे, आपको पैसे चाहिए होंगे। अब ये जो पैसे आपको चाहिए, ये जो आपको कैश चाहिए, ये भी आप बिजनेस में दो तरह से लेके आ सकते हैं। या तो आप इसका लोन ले सकते हैं, आप चाहे कर्जा लें किसी से भी, आप कर्जा पकड़े, आप कर्जा पकड़ के ले आए, आपने लोन ले लिया, अब आप उस लोन से बिजनेस कर रहे हैं। या आप अपना जो जाती पैसा था, जो आपकी अपनी मलकियत थी, जो आपका अपना पैसा था, वो लाके क्या कर सकते हैं, वो अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। नंबर 3, जब आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा तो फिर आपके डे टू डे एक्टिविटीज होंगे। मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, आप उसके खर्चे पे कर रहे होंगे, आपके पास स्टॉक आ रहा है, आप उससे खर्चे पे कर रहे होंगे। तो डे टू डे रनिंग एक्टिविटीज आपकी ये हो रही होंगी, ये आपकी जो है वो चल रही होंगी। इसके अलावा बिजनेस चलते हुए जब आप अपनी सेल्स परचेज कर रहे होंगे, आपके पास कस्टमर्स भी आएंगे, और एक कस्टमर्स को आप चीजें बेच रहे होंगे, इसके भी दो तरीके होंगे। या तो आप इन्हें कैश के ऊपर सामान बेच रहे होंगे, या आप इन्हें क्या कर रहे होंगे, आप इन्हें जो क्रेडिट है, जो उधार है, उसके ऊपर सामान बेच रहे होंगे। तो ये एक किसी भी बिजनेस में अगर आप देखें तो पूरी कहानी जो है वो इस तरह से ही चल रही होती है। यही कहानी बीच में क्या है, हर बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। क्या कि आपके बिजनेस में एसेट्स हैं, आपके बिजनेस में कैश है, आपके बिजनेस में एक्सपेंस है, आपके बिजनेस में सेल्स वगैरह हैं, कस्टमर्स वगैरह हैं। ये चीज़ जो है, ये सारी की सारी किसी भी बिजनेस में एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। मतलब आप कोई भी बिजनेस पकड़ लें, उस बिजनेस में आपको एसेट्स भी मिलेंगे, उस बिजनेस में आपको इनकम भी मिलेगी, उस बिजनेस में आपको एक्सपेंडिचर भी मिलेंगे, और उस बिजनेस में जो लाइबिलिटीज होंगी वो भी आपको मिल रही होंगी। तो किसी भी बिजनेस में ये तमाम ये चार एलिमेंट्स जो हैं ये शामिल हैं, ये मौजूद हैं, ये हमेशा अवेलेबल होते हैं। हमने क्या करना है, हमने इनको रिकॉर्ड करना और इनको रिपोर्ट करना सीखना है कि ये रिकॉर्ड कैसे होंगे, और इनको बयान किस तरह किया जाएगा, इनको रिपोर्ट किस तरह किया जाएगा। ये चीज़ हमने सारी की सारी सीखनी है। और ये चीज़ सीखने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं,
हम अकाउंटिंग जो है उसको पढ़ रहे हैं, हम अकाउंटिंग को लेके चल रहे होते हैं। एक्चुअली ये जो बिजनेस के तमाम जो पिलर्स हैं इनको हमने क्या करना है, इनको हमने रिकॉर्ड करना सीखना है। अब वन बाय वन हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी हमने देखा था कि कोई भी मेरे पास बिजनेस है, इस बिजनेस की जो इमारत है ये चार चीजों के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। ये चार पिलर्स होते हैं किसी भी बिजनेस के। एसेट्स होते हैं, उस बिजनेस की इनकम होती है, हमने उस बिजनेस के एक्सपेंडिचर्स रिकॉर्ड करने होते हैं, और फिर हम उस बिजनेस की इक्विटी देखते हैं या लाइबिलिटीज वगैरह देख रहे होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट्स किन्हें कहते हैं। एनीवन, एसेट्स क्या होते हैं? जैसे अभी हमने देखा था, ये हमने यहाँ पे दुकान की एग्जांपल ली है। अगर दुकान के पर्सपेक्टिव में बात किया जाए तो एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स आप सिंपल कह सकते हैं, एसेट्स वो तमाम चीजें जिनको आप ओन करते हैं, जो आपकी मलकियत में होती हैं और जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके बेनिफिट्स जो हैं वो आपको हासिल हो रहे हैं, उनके फायदे वगैरह आपको बिजनेस में मिल रहे हैं, वो आपके एसेट्स कहलाते हैं। उर्दू में इसका अल्टरनेटिव वर्ड जो है वो है असासा, कि ये हमारे असासे कहला रहे होते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे स्टोर की बात की थी, जनरल स्टोर की। अब किसी भी जनरल स्टोर में एसेट्स क्या होंगे? अब देखो, वो उसने जो दुकान ली है, वो जो शॉप ली है, क्या वो उसका एसेट नहीं? अगर खरीदी हुई शॉप है वो उसका एसेट नहीं, बिकॉज वो उसको ऑन कर रहा है, उसको इस्तेमाल कर रहा है और उससे बेनिफिट्स वगैरह हासिल कर रहा है। उसकी लाइफ भी बहुत लंबी है, शॉप एसेट्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो उसने अपने पास फ्रिज रखी होगी पेप्सी की बोतल के लिए या कोक की बोतल के लिए, वो भी इसके एसेट्स होंगे। इसके अलावा जो रैक्स वगैरह किसी भी जनरल स्टोर में पड़े होंगे, वो भी उसके एसेट्स होंगे। उसके अलावा जो फर्नीचर होगा वो भी एसेट्स होंगे। जो फैंस वगैरह होंगे वो भी क्या होंगे, इस दुकान में उसके एसेट्स कंसीडर हो रहे होंगे। इसके अलावा कोई एसेट्स की एग्जांपल है आपके माइंड में, किसी स्टोर के पर्सपेक्टिव से, दुकान के पर्सपेक्टिव से? एनीवन? कैश, चले, और बैंक भी कह सकते हैं, और डेटर भी सीधा पहुंच गई, उतनी लंबी कहानी। इन्वेंट्री, ठीक है, और व्हीकल, ठीक है, व्हीकल कह सकते हैं। मैं तो वैसे आपसे पूछ रहा था ये इस इसके पर्सपेक्टिव से, दुकान के पर्सपेक्टिव से एसेट बताएं। तो इसका मतलब एसेट्स के तो आप लोगों को पता है कि एसेट्स हमारे क्या होते हैं, क्या नहीं होते, उसके बारे में तो सबको पता है, ऐसे ही है। अब दुकान में एसेट्स का तो पता है आपको, लेकिन दुकान चलेगी, दुकान चलेगी तो क्या दुकान चलने में एक्सपेंडिचर्स होंगे? जब दुकान चलेगी, कोई भी बिजनेस आप कर लें, कोई भी बिजनेस आप उन्हें करें या कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, क्या बिजनेस रन करते हुए एक्सपेंडिचर्स होंगे? अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर्स कौन कौन से होते हैं। अब दुकान के पर्सपेक्टिव में बताना है मुझे आपने। कोई भी जनरल स्टोर अपने माइंड में ले आए, कोई भी गली मोहल्ले की दुकान जो है,
वो अपने माइंड में ले आए। बताएं एक्सपेंसेस कौन कौन से होंगे किसी भी दुकान को रन करने के लिए। चलिए जरा लिखवाइएगा। बिल, चलिए एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, खर्चों की। बिल्स, ठीक है। रेंट, ओके। सैलरीज, स्टॉक, छोटों की सैलरी, ठीक है। डिस्काउंट, और रिपेयर्स। और कौन सा एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं? आप चला रहे हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। रैक, रैक तो एसेट होता है। अभी हमने बात की थी रैक्स वगैरह जो है वो तो हमारे एसेट्स हैं, वो कैसे एक्सपेंस में ले आए हो? तो रोज की चाय पियोगे तो वो चाय खर्चे नहीं होंगे? टी बिल, जो दुकान पे लड़का काम कर रहा होगा छोटा, हम देखिए हमारे माइंड में जो एग्जांपल चल रही है वो किसी भी जनरल स्टोर की एग्जांपल चल रही है। और क्या आपके गली मोहल्ले में जनरल स्टोर है, दुकान वगैरह है कि नहीं है? तो उस दुकान में एक छोटू नहीं काम कर रहा होता, तो उसको सैलरी नहीं मिलती 50 रुपये रोज के, 60 रुपये रोज के, 100 रुपया रोज का। तो इसकी सैलरी भी तो एक्सपेंस होगी। और दुकान के एक्सपेंस कौन से हो सकते हैं? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, चलें वो भी हम लिख लेते हैं। आप सामान लेके आ रहे हैं, आप सामान लेके जा रहे हैं, ये भी आपके एक्सपेंडिचर्स वगैरह हो सकते हैं। टी एक्सपेंस मैंने लिख लिया यहाँ पे, और रिपेयर भी लिख लिया। और तो इसका मतलब कोई भी लॉस हाँ इसमें आ सकता है, या कोई भी खर्चे जो इस बिजनेस से रिलेट कर रहे हैं वो इसमें आ रहे होंगे, हम उनको ट्रीट कर रहे होंगे। हमें एसेट्स का पता है, हमें खर्चों का लग गया पता। एसेट्स क्या होते हैं हमें ये पता चल गया, एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमें ये भी चल गया पता। अब हम बात करते हैं लाइबिलिटी की। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि लाइबिलिटी का लफ्जी मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए हम ना एक कंसेप्ट लेके चल रहे होते हैं, हम बिजनेस को ऑनर्स से सेपरेट रखते हैं। हम क्या कहते हैं कि जो हमारा बिजनेस है, जो कारोबार है, ये अलग है, और जो मालिक है ये अलग है। अब जब हम बिजनेस की बात करेंगे तो हमें सिर्फ कंसर्न किसका होगा? इस बिजनेस का होगा, इस कारोबार का होगा। हमने तमाम चीजें जो कैलकुलेट करनी है, जो हमने तमाम चीजें सीखनी है, वो हमने किसकी सीखनी है? वो हमने इस कारोबार के मुतालिक सीखनी है, इस कारोबार के मुतालिक हमने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे होंगे? यहाँ पे हम देख रहे होंगे इस कारोबार की ऑब्लिगेशन क्या है, इस कारोबार की लायबिलिटी क्या है, इस कारोबार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम वो देख रहे होंगे। अब कोई भी बिजनेस जो है ना, वो दो लोगों को रिस्पॉन्सिबल होता है, या उसकी लायबिलिटी दो पर्सन्स की तरफ होती है। एक होती है ऑनर की तरफ,
और दूसरी होती है थर्ड पार्टीज की तरफ। अब देखो, खुद सोच के बताओ, अगर आप किसी कारोबार में, किसी बिजनेस में कोई पैसा लगाते हो, कोई अमाउंट देते हो, तो क्या बिजनेस ने आपको वो अमाउंट वापस करनी होती है कि नहीं करनी होती? जरा बताओ। आपने अगर किसी भी बिजनेस में कोई भी पैसा लगाया, कोई भी अमाउंट लगाई, क्या वो उन्होंने वापस करनी होती है कि नहीं करनी होती? इसका मतलब जो बिजनेस है वो लाइबल है आपको, जो कारोबार है, जो बिजनेस है, वो लाइबल है ना ओनर को। तो बिजनेस की एक लाइबिलिटी जो है वो है टुवर्ड्स ओनर। ये जो टुवर्ड्स ओनर लाइबिलिटी होती है ना बिजनेस की, इसे हम क्या कहते हैं? इक्विटी कह रहे होते हैं कि ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया था और उसके बिजनेस ने ओनर को वापस करना है। और जो थर्ड पार्टी, मतलब आपने किसी से लोन लिया, किसी से उधार लिया, किसी से उधार सामान ले लिया, अब आपने उनको भी पेमेंट करनी है। ये जो तीसरे लोगों को आपने पैसे पे करने होते हैं, ये आपकी क्या कहलाती है? ये आपकी लाइबिलिटी कहला रही होती है। तो बिजनेस में ये भी होगा। अब आप देखें, एक जनरल स्टोर है, अगर आपने जनरल स्टोर खोला, आपने खुद जो पीछे पैसे लगाए हैं वो आपकी इक्विटी कहलाएगी, बिजनेस ने वो आपको पैसे वापस करने हैं। और अगर आप किसी से लोन ले रहे हैं, किसी से कर्जा ले रहे हैं और कर्जा लेके कारोबार कर रहे हो, तो आपने लोन वो रिपे करना है, आपने वो अमाउंट वापस करनी है, या आपने क्या करना होगा, आपने किसी से उधार सामान लिया हुआ है, क्रेडिट परचेजेस की हुई हैं, आपने वो अमाउंट वापस करनी है। जब आपने वो किसी दूसरे बंदे को अमाउंट वापस करनी है, तो वो आपकी क्या कहला रही होगी? वो आपकी लाइबिलिटी कहला रही होगी। तो इसका मतलब तीन एलिमेंट्स जो है वो तो हमें लग के पता कि हमारे पास एसेट्स हैं, हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, हमारे पास उसके अलावा क्या है? लाइबिलिटीज हैं। चौथा एलिमेंट बेसिकली जो हमारा है, दैट इज इनकम, आमदनी। इनकम हमने कमानी है, हमने आमदनी कमानी है। अब ये इनकम हो गई या ये जो आमदनी हो गई, ये कैसे आएगी, ये कहाँ से कमाई जाएगी, इसको हमने देखना है। अब आप कोई भी दुकान पकड़े, फॉर एग्जांपल आप एक मिल्क शॉप पकड़ते हैं, एक दूध की दुकान पकड़ते हैं, आप बताओ कोई भी दूध की दुकान जो है वो अपनी इनकम कहाँ से लेके आ रही है? कोई भी दूध की दुकान अपनी इनकम कहाँ से लेके आएगी? सिंपल सी बात है, वो जो मिल्क को सेल करेगी वहां से इनकम आएगी। उसके अलावा जो वो मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह जो होंगे उनको सेल करेगी, उससे क्या हो रही होगी? उसकी इनकम वगैरह आ रही होगी। दही कह सकते हैं आप, योगर्ट वगैरह बीच में कह सकते हैं, या जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क आइटम्स हैं, उनसे बेच के जो पैसे आ रहे हैं वो इसकी इनकम कमाएगी, वो इसकी आमदनी कहला रही होगी। अच्छा, ये सेल भी जो होती है ना, जो हम बेच रहे होते हैं, ये सेल्स भी हमारी दो तरह की होती है। या तो हम कैश में सेल करते हैं, या हम क्या करते हैं, ऑन क्रेडिट सेल कर रहे होते हैं, उधार के ऊपर बेच रहे होते हैं। या हम कैश में बेचेंगे, या हम क्या करेंगे, हम इसको बेचेंगे क्रेडिट में। जब कैश में सेल्स होती है, अब आप खुद देखें, आपने चीज बेची, आपको फौरन पैसे मिल गए, तो वो आपके एसेट भी इंक्रीज हो गया, आपके सेल्स भी रिकॉर्ड हो गए। और जो उधार पे सामान बेचते हो, उधार पे सामान बेचने से क्या फौरन पैसे मिलते हैं आपको? द आंसर इज नो। उधार पे सामान बेचने से फौरन पैसे नहीं मिलते आपको। लेकिन जब आप उधार पे सामान बेचते हो तो आपके रिसीवेबल्स बढ़ जाते हैं कि आपने फ्यूचर में इनसे पैसा लेना है। इट मीन्स कि जो आपके डेटर्स हैं वो इसमें इंक्रीज हो रहे होते हैं, या जिन्हें हम अपना रिसीवेबल्स कहते हैं, वो हमारे इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो ये भी हमारे क्या ट्रेट होते हैं? एसेट्स होते हैं। तो किसी भी बिजनेस में आप कोई भी कारोबार का नाम ले लो, उस कारोबार में ये हमारे पास चार बेसिक पिलर्स हैं। हमारे पास एसेट्स हैं, हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, हमारे पास लाइबिलिटीज हैं, और हमारे पास क्या है, नंबर 4 के ऊपर हमारे पास इनकम है। तो किसी भी बिजनेस में, नेम एनी बिजनेस, उसमें चार चीजें जो है वो शामिल होंगी।
अब इससे रिलेटेड ना हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, जरा इसको पढ़ें और मेरी हेल्प करें। बताएं जी इसमें क्या कुछ आएगा, शाबाश। एक बर्गर हब फास्ट फूड स्टॉल है। मुझे बताएं इस बर्गर हब फास्ट फूड स्टॉल के एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, इसकी लाइबिलिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं, कैपिटल्स कौन कौन से हो सकते हैं, रेवेन्यू कौन कौन से हो सकते हैं, एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं। जल्दी से टाइप करके नहीं बताना, पाइनक की हो गया। अपनी नोटबुक खोलो, एक पेपर पकड़ो, पेपर पे लिख के मुझे तस्वीर ग्रुप में भेजो जल्दी से, जल्दी से। एवरीवन आपके पास सिर्फ 3 मिनट है। यू गाइस हैव ओनली 3 मिनट्स। जल्दी से इसको अपने पेपर पे सॉल्व करो और मुझे भेजो जल्दी, शाबाश। कोई भी बर्गर हब फूड स्टॉल है, उसके मुझे एसेट बताओ आपके नजर में कौन कौन से हो सकेंगे, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, जल्दी से बताएं। आपके पास सिर्फ 3 मिनट है। जल्दी करें, मुझे पेपर पे लिख के ग्रुप में भेजें, शाबाश जल्दी से। इतना टाइम क्यों लग रहा है आप लोगों को? एक बच्चे का सिर्फ आया। फर्नीचर, कैश, बैंक, ठीक है। बाकी वो ये पढ़ना कैसे है अमीर हमजा? बड़ा ही ब्लर भेजा तुम लोग। स्टॉल, स्टॉफ, नाइफ्स, लाइबिलिटीज, वन डिस्ट्रीब्यूटर। कसम से नहीं पढ़ा जा रहा यार, हालांकि मेरे पास 4 अंक हैं फिर भी नहीं पढ़ा जा रहा।
हाँ ये थोड़ा पढ़ने के काबिल। ओके, रेवेन्यू, ठीक है। और एसेट्स में जी, मामून हफीज, शॉप, फर्नीचर, डेकोरेशन एसेट होते हैं? ना करो यार, ऐसे थोड़ी होता है। लाइबिलिटीज ऑन मनी, ठीक है। सेल ऑफ बर्गर, फूड, ठीक है। बाकी इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, लाइबिलिटीज, ठीक है। ठीक है जी। तो हम इसके अगर एसेट्स की बात करें, एसेट्स में अगर आपने शॉप खरीदी हुई है, दुकान परचेज की हुई है, वो शॉप इटसेल्फ एक एसेट है। आपने जो काउंटर रखा होगा वो भी आपके एसेट्स हैं। आपके पास जो फ्रिज होगी वो भी आपके एसेट्स हैं। जो आपके पास फर्नीचर होगा वो भी आपके एसेट है। जो स्टोव रखे होंगे आपने लाके, चूल्हे वगैरह, वो भी आपके एसेट्स में शुमार होंगे। उसके अलावा लाइबिलिटीज में जो लोन लिया होगा, जो उधार के ऊपर आपने परचेजेस की होंगी, सामान लिया होगा, वो आपके लाइबिलिटीज में शुमार होंगी। कैपिटल में जो ओनर ने अमाउंट इन्वेस्टमेंट की होगी वो इसमें से आ जाएगी। रेवेन्यू में जो सेल्स होगी मेन्यू आइटम्स की, जो भी उसका मेन्यू होगा, बर्गर, फ्राइज, बोतल, उससे जो सेल्स हो रही होंगी वो उसका रेवेन्यू में आ जाएगा। एक्सपेंसेस में जो गैस के एक्सपेंसेस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस होंगे, ऑयल के एक्सपेंसेस होंगे, ये तमाम चीज़ें जो होंगी वो उसके एक्सपेंसेस में इंक्लूड हो रही होंगी। तो इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, किसी भी बिजनेस को हम कैटेगराइज कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? ये सब तो क्लियर है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास बिजनेस की टाइप्स कितनी हैं, या कितने इकसाम के हमारे पास बिजनेस होते हैं जिन्हें हमें क्या करना होता है, डील करना होता है। अब हमारे पास
जो बिजनेस है तीन इकसाम है। एक होता है सोल ट्रेडर बिजनेस, दूसरा होता है हमारे पास पार्टनरशिप बिजनेस, और तीसरा हमारे पास आता है कंपनी। ये हमारे पास तीन एग्जाम है, इनको हमने वन बाय वन क्या करना है, डिस्कस करना है। सोल ट्रेडर क्या होता है या सोल प्रोपराइटर क्या होता है कि एक ही बंदा है, एक ही मालिक है, और वही मालिक क्या कर रहा है, बिजनेस रन कर रहा है। आपने अक्सर अपनी गली मोहल्लों में दुकानें देखी होती हैं, जो आपके स्ट्रीट्स में, जो आपके एरियाज में दुकानें चल रही होती हैं, वो आपके सोल ट्रेडर बिजनेस खिला रहे होते हैं। जैसे असलम स्टोर, ये एक सोल ट्रेडर है, जो जिसने पैसे लगाए हैं वही इसका मालिक है, वही से क्या कर रहा होता है, रन कर रहा होता है। पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है कि दो या उससे ज्यादा लोग मिलके क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है कोई और मिस्टर बी है कोई। मिस्टर ए बिजनेस में लेके आता है ₹1,00,000, मिस्टर बी बिजनेस में लेके आता है 50,000 रुपया। दोनों मिला के ₹1.5 लाख बिजनेस में लगाते हैं, और फिर मिल के क्या करते हैं, बिजनेस रन करते हैं। जो भी प्रॉफिट आता है या जो भी लॉस आता है, वो क्या कर रहे होते हैं, वो मिल के शेयर कर रहे होते हैं, मिल के उसे क्या कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं ये ABC मोबाइल शॉप खोलते हैं, तीन पार्टनर मिलके जो भी प्रॉफिट वगैरह आएगा तीनों इक्वली डिवाइड कर रहे होंगे, ये हमारा पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है। तीसरा हमारे पास क्या आता है, तीसरा हमारे पास बिजनेस की टाइप आती है कंपनी की। कंपनी क्या होती है, कंपनी में बहुत सारे लोग मिलके आपस में अपना पैसा लेके आते हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर, और उनका जो शेयर इन्वेस्ट किया जाता है वो शेयर कैपिटल कहलाता है। और फिर ये जब इस मिलके एक कारोबार में पैसा लगाते हैं, तो फिर ये प्रोफेशनल्स हायर करते हैं, मैनेजमेंट हायर करते हैं, जो इन पैसे वालों के बिहाफ पे क्या कर रहे होते हैं, काम कर रही होती है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कंपनी कह रहे होते हैं, कि जिसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आपस में एंगेज तो होते हैं कारोबार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, वो हमारी कंपनी कहला रही होती है। इसमें मल्टीपल पीपल्स होते हैं, 100, 200, 300, 500 या 1000, 2000, 10,000। जब नंबर ऑफ वॉल्यूम ज्यादा होता है पीपल का, उन्होंने मिलकर काम करना होता है, तो फिर वो कंपनी की फॉर्म में क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। ये तीन तो हमारे पास बिजनेस के टाइप्स हैं। अब चूंकि ये तीन बिजनेस के टाइप्स हैं, इन तीन बिजनेस के टाइप से ही हमारा एक आगे कंसेप्ट निकलता है, दैट इज सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है, सिंपल एक चीज, कि ये जो बिजनेस के ऑनर्स हैं, दीज ऑनर्स वर्सेस बिजनेस है, कि हमने जो भी रिपोर्ट करनी है, जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह रिकॉर्ड करनी है, कोई भी हिसाब किताब करना है, हमने बिजनेस का करना है। हमने ओनर्स को, हमने मालिक को बिजनेस से सेपरेट करके लेके चलना है, हमने इनको अलग रखना है। ओनर्स क्या करते हैं, मालिक क्या करते हैं, ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न क्या होना चाहिए कि जो हमारा कारोबार है, जो हमारा बिजनेस है, उस कारोबार में, उस बिजनेस में क्या हो रहा है, हमने उसको लेके चलना है। तो वो अमल जिसमें हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन को ऑनर के ट्रांजैक्शन से सेपरेट करके चलते हैं, और उसमें हम बीच में नहीं लेके आते, अलग ट्रीट करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहते हैं, या सेपरेट इसको बिजनेस कंसेप्ट कह रहे होते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? इसमें कोई सवाल है तो मुझे बताएं।
इसमें कोई सवाल है किसी का तो बताएं मुझे। आगे चलते हैं। अब हम जो चीज पढ़ रहे हैं दैट इज अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग क्या होती है इसको हमने देखना है। सिंपल इज दैट हमने देखना है कि हिसाब किताब क्या है, उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, कैसे उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, इसको हमने देखना है। जैसे अभी हमने देखा था, स्टार्टिंग पे हमने एग्जांपल ली थी जनरल स्टोर की। अब देखें इस जनरल स्टोर में हम एसेट्स खरीद भी रहे हैं, हम एसेट्स बेच भी रहे हैं, हम सेल्स भी कर रहे हैं, हम कैश बेस्ड सेल्स कर रहे हैं, हम कैश उधार के ऊपर सेल्स कर रहे हैं, हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, हम अखराजात कर रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। ये जो तमाम हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये जो तमाम चीजें हम कर रहे हैं, क्या इनका रिकॉर्ड रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप खुद बताएं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, और उस कारोबार के किसी भी ट्रांजैक्शन का अगर आप रिकॉर्ड नहीं रखते तो क्या वो ठीक होगा? रिकॉर्डिंग क्या है, मस्ट है। अगर कोई आपसे पूछता है यार तुमने पिछले महीने कितनी सेल्स की थी, तो उसके लिए आपके पास डाटा होना चाहिए, आपके पास रिकॉर्ड जो है वो होने चाहिए। अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगा तो आप कभी भी अपने बिजनेस की ग्रोथ के बारे में नहीं बता सकते कि कितनी आपने ग्रोथ की है, क्या कुछ कमाया है, कितना आप बेच रहे हैं, कितना आप खरीद रहे हैं। इसके बारे में कुछ भी आप नहीं बता सकते। अपने बिजनेस को अकाउंटेबल रखने के लिए, अपने बिजनेस को रिपोर्टेबल रखने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम ये अकाउंटिंग या हम उसका रिकॉर्ड वगैरह कर रहे होते हैं। एक्चुअल में हम सब्जेक्ट पढ़ भी ये रहे हैं अकाउंटिंग, और इसमें हमने देखना भी क्या है, इसमें हमने सीखना भी क्या है कि ये रिकॉर्ड्स किस तरह रखे जाएंगे, इसके बारे में हमने क्या करना है, देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बुक कीपिंग किसे कहते हैं। बुक कीपिंग हिसाब किताब। बुक कीपिंग का अगर आप सिंपल तर्जमा करें तो बुक कीपिंग का आप तर्जमा कर सकते हैं हिसाब किताब रखना। बुक कीपिंग क्या है, इन वेरी इजी वर्ड, कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे, जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगी, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, उसको बुक्स में, किताबों में रिकॉर्ड करना, वो हमारी क्या कहलाती है, बुक कीपिंग कहलाती है। आपने अक्सर देखा होगा एक छोटी सी दुकानें होती हैं, उन्होंने एक अपना ऐसे रजिस्टर सा बनाया होता है। इस रजिस्टर में उन्होंने दो कॉलम लिखे होते हैं, यहाँ पे उन्होंने आमदनी लिखी होती है और यहाँ पे उन्होंने खर्चा लिखा होता है। जो जो उनको पैसे इनफ्लो हो रहे होते हैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड करते जाते हैं, जो जो उनके बिजनेस से आउटफ्लो हो रहा होता है वो क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो वो जितनी ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस में हो रही होती हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनको रेलेवेंट बुक्स में प्लेस करना, उनको रेलेवेंट बुक्स में लिखना, ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी बुक कीपिंग कहला रही होती है। जब हम रिकॉर्ड्स कर लेते हैं, हम चीज़ों को लिख लेते हैं, फिर जो सिमिलर चीज़ें होती हैं उनको हम एक तरफ रख लेते हैं। जब हम सिमिलर चीज़ों को एक तरफ रख लेते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं कि जी हमारा अकाउंट बन गया। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप जो बिल पे कर रहे हैं और बिल के एक्सपेंसेस लिखते जा रहे हैं कि जी मैंने जनवरी में बिल पे किया, फेब में, मार्च में, अप्रैल में, जून में, जुलाई में, ये सारे आपने जो बिल पे किए हैं आपने उनके एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए हुए हैं।
और जब उन एक्सपेंसेस को आप एक साथ लिख देंगे तो वो क्या होगा, आपका बिल का अकाउंट जो है वो कहला रहा होगा। तो सबसे पहले तो हम ये क्या है, ये हमारी बुक कीपिंग कहलाती है कि ये बुक कीपिंग है, ट्रांजैक्शंस हैं, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं और उन ट्रांजैक्शन को सॉर्ट करके हम रेलेवेंट अकाउंट्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, ये हमारी बुक कीपिंग कहलाती है। बुक कीपिंग के बाद एक एडवांस फॉर्म आती है, दैट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग एक पूरा प्रोसेस है, एक अमल है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम किसी भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको मैयर करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको समराइज करते हैं और उसको हम फिर कम्युनिकेट कर देते हैं जो भी इंफॉर्मेशन होती है रेलेवेंट स्टेक होल्डर के साथ, ताकि जिन्होंने फैसला करना है, जो स्टेक होल्डर है, जिनका इस बिजनेस में स्टेक है, जिनका इस बिजनेस में इंटरेस्ट है, वो फैसला कर सके। मेरे बिजनेस में अगर कोई एक सेल हुई है या कोई एक परचेज भी हुई है या कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है, उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसको फिर मैयर करना, उसको रिकॉर्ड करना, उसको समराइज करना और कम्युनिकेट करना कि भाई ये चीज हमारी क्या हुई है, ये तमाम अमल हमारा क्या कहलाता है, ये तमाम अमल हमारा अकाउंटिंग कहला रहा होता है, जिसमें से आइडेंटिफिकेशन हम अपनी कर लेते हैं कॉमन सेंसेस से। मेजरमेंट के लिए हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। रिकॉर्ड हम करते हैं तो हम उसके एंट्रीज वगैरह पास करते हैं। समराइज करने के लिए हम उनके अकाउंट्स बना लेते हैं और जब हमने प्रेजेंट करना होता है तो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं कि जी ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इतने की सेल्स की हैं, इतने की परचेजेस की थी, ये खर्चे थे, इतना मुनाफा हुआ है। इसके साथ फिर हम अपनी बैलेंस शीट बना लेते हैं कि ये मेरे बिजनेस के एसेट्स हैं, ये मेरे बिजनेस की लाइबिलिटीज हैं। ये तमाम चीज़ें बना के जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर होते हैं हम उन्हें कम्युनिकेट कर देते हैं, हम उन्हें बता देते हैं कि भाई साहब ये तमाम चीज़ें हैं जो तुम्हारे बिजनेस में हुई हैं, अब तुम खुद देख लो तुम्हारा बिजनेस किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से नहीं कर रहा, ये हम उसके बारे में बता देते हैं। तो ये अकाउंटिंग का अमल है। तो अकाउंटिंग के अमल में हमने यही चीज़ सीखनी है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, इनको प्रेजेंट करना और इसमें तमाम डाटा को मेजर करना। और हकीकतन FAR 1 के पेपर में ये चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये हमने लेके चलनी है। अगर मैं अकाउंटिंग साइकिल की बात करूं, ये जो हमने अभी पूरी डेफिनेशन पढ़ी है, इसमें अकाउंटिंग साइकिल है। इस अकाउंटिंग साइकिल को समझने सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी आपने एंट्री की है तो उसकी सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे नंबर 1 के ऊपर। आपने देखना है कि बिजनेस में ट्रांजैक्शन क्या हुई है, अगर कोई सेल हुई है, अगर कोई परचेज हुई है, आपने कोई एक्सपेंस किया है, आपने कोई एसेट खरीदा है, आपने कोई एसेट बेचा है, सबसे पहले आपने उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है नंबर 1। जब ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो गई तो फिर आपने जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है, आप नंबर 2 पे उसको रिकॉर्ड करते हैं कि यार इस किताब में ये एंट्री यानी एसेट्स की हैं या इसकी जो भी है। फिर उससे थर्ड पे क्या बनेंगे, थर्ड पे आपके अकाउंट्स बनेंगे, जो सिमिलर ट्रांजैक्शंस होंगी आप उनको एक साथ ले आएंगे, आपके अकाउंट्स बन जाएंगे। फिर उन अकाउंट्स को समराइज करके हम क्या बनाएंगे, अपने ट्रायल बैलेंसेस बनाएंगे नंबर 4 के ऊपर। और फिर इस ट्रायल बैलेंसेस को हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे पास एक आ रही होगी, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा और दूसरी हमारे पास बैलेंस शीट होगी। अब जो यूजर है ना, जो यूजर है उसके लिए ये चीज रेलेवेंट है, उसके लिए ये चीज रेलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आपके लिए रेलेवेंट क्या है, आपके लिए रेलेवेंट है कि भाई साहब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस बताओ कितना आ रहा है। आपके लिए रेलेवेंट ये है, आपके लिए रेलेवेंट है कि एसेट्स की पोजीशन क्या है, एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, आपके लिए रेलेवेंट ये है। तो हकीकतन हमने क्या करना होता है, यूजर्स को ये चीज प्रोवाइड करनी है। इन चीज के ऊपर पे जो स्टेक होल्डर है फैसला कर रहे होते हैं, लेकिन ये तमाम अमल
ये तमाम जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कह रहे होते हैं। ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो यही है कि ये चीज बनाने का अमल, ये ऐसे तो नहीं बन सकती। आप ऐसे तो मुंह उठा के प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर देंगे, आप ऐसे मुंह उठा के सेल्स रिकॉर्ड नहीं कर देंगे। एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होगा, वो जो प्रोसीजर है, वो जो साइकिल फॉलो होगा, वो हमारा ये कहला रहा होगा। तो ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल कहलाता है। इसमें हम इनिशियली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम ट्रांजैक्शंस को देखते हैं, उनका इफेक्ट देखते हैं कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कौन सी है, माली एतबार से नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि यार ये हमारी पैसों वाली ट्रांजैक्शन है, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर उन ट्रांजैक्शंस को बुक ऑफ प्राइम एंट्री में लिखना, फिर वहां से लेजर्स में लेके जाना, वहां से ट्रायल बैलेंसेस में लेके जाना, और एंड पे हमने क्या गिवन करनी होती है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिवन करनी होती हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर जो स्टेक होल्डर है, जो यूजर्स हैं, उन्होंने क्या करनी होती है, अपनी डिसीजन मेकिंग जो है वो करनी होती है। तो ये हमने सीखना है। FAR 1 में अकाउंटिंग में हमने ये चीज सीखनी है। जब हम आगे जाके स्टैंडर्ड पढ़ रहे होंगे तो उन स्टैंडर्ड्स में हमने ये चीज जो है इसको बनाना सीखना है। तो उससे पहले हम R1 का टॉपिक स्टार्ट करें, इनको हम बस रिकॉल करेंगे कि ये एंट्रीज वगैरह किस तरह से हो रही होती हैं, किस तरह से नहीं हो रही होती। सिंपल इनको रिकॉल करना है और आगे हमने फिर कहाँ मूव हो जाना है, FAR 1 में मूव हो जाना है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझे बताएं। यहाँ तक कोई सवाल है बताएं। जी जनाब। ये सिर्फ यार ये रिकॉल चीजें करवानी है, ये हमारा टॉपिक नहीं है। ये सिर्फ इस वीक में हम करेंगे, माइट भी कल हम डबल एंट्री के सवाल कर रहे हो कि डबल एंट्री कैसे पास करनी है। बिकॉज R1 के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो R1 के सिलेबस में एंट्रीज पास करने का सवाल आता है। तो डबल एंट्रीज पास करने का हम डिस्कस कर रहे हैं, बस इस वीक में बेसिक्स डिस्कस करेंगे। इतनी बेसिक्स करनी है हमने ताकि R1 स्टार्ट कर सकें, जो हमारा पहला चैप्टर है उसको हम लेके चल सकें। ठीक है, अगर नहीं करनी बेसिक्स तो बताएं, मैं अभी आपको R1 का फर्स्ट चैप्टर जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो स्टार्ट करवा देता हूँ। तो इनको बस समझना है। प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस दूंगा वो कर लीजिएगा, बाकी इनको समझना। अच्छा जी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं उनको हमने देखना है, और कैसे उनको लेके चलेंगे उसको भी हमने लेके चलना है, देखना है। देखिए, हमारे बिजनेस में इवेंट्स हैं, हमारे बिजनेस में हजारों इवेंट्स हो रहे हैं, बीसियों इवेंट्स जो हैं वो चल रहे हैं, वो रिकॉर्ड कर। हमारे बिजनेस में सेल भी हो रही है, हमारे बिजनेस में परचेज भी हो रही है, हम अपने बिजनेस में एक्सपेंसेस भी कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस में एसेट्स भी लेके चल रहे हैं। ये जो भी हमारे बिजनेस में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, इन इवेंट्स का बराह रास्त इम्पैक्ट जो है वो एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज और इनकम के ऊपर जा रहा होगा।
हमने इन ट्रांजैक्शंस को अब क्या करना है, सॉर्ट करना है, एनालिसिस करना है, और उसके मुताबिक हमने क्या करना है, इन्हें रिकॉर्ड करना है। देखें, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग में हमने इन ट्रांजैक्शन का जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, जो माली तौर के ऊपर जो पैसे को हम इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमने क्या करना है, हमने उसको रिकॉर्ड करना है, हमने उसको लिखना सीखना। देखिए, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं बिजनेस में जो जिनका इम्पैक्ट, जिनका असर फाइनेंशियल तौर पे होता है, और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका असर फाइनेंशियल तौर पे ऊपर नहीं हो रहा होता। देखो, सैलरीज पे करनी है, इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल है, बिल पे करना है, इसका इम्पैक्ट जो है फाइनेंशियल है, लेकिन लेकिन एक एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में प्लेस कर देना, इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल नहीं है। छुट्टी का टाइम, जो ब्रेक का टाइम है, वो 12 से 1 की बजाय 1 से 2 कर देना, ये भी जो है उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल नहीं है। तो इवेंट्स तो हो रहे हैं तो वो तमाम इवेंट्स जिसमें फाइनेंशियल इम्पैक्ट शामिल होता है, हमने उनको आइडेंटिफाई करके उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो हमने सीखनी है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन सिंपल सी बात है, किसी भी एक्शन को, किसी भी एक्टिविटी को, या किसी भी ऐसे अमल को कहते हैं जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, और वो कुछ इस तरह से इन्वॉल्व है कि वो एक दूसरे को इफेक्ट कर रही है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही है, वो हमारी ट्रांजैक्शन कहलाती है। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है कि बिजनेस में और दूसरे जो बिजनेस के रेलेवेंट पर्सन्स हैं, जिसमें कस्टमर्स आ जाते हैं, सप्लायर्स आ जाते हैं, या जिनके साथ आप बिजनेस कर रहे होते हैं वो आ जाते हैं, उनके अंदर कोई भी इंटरेक्शन होना, कोई भी उनमें चीज अकर होना, वो आपकी क्या होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहला रही होती है। तो ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है बिटवीन बिजनेस, कारोबार जो हम रन कर रहे हैं, कारोबार और जो उस कारोबार से रिलेटेड लोग हैं, इस ट्रांजैक्शन के दरमियान जो भी इकोनॉमिक इवेंट इंकर होता है, उसे हमने क्या करना होता है, अपने अकाउंटिंग सिस्टम के तहत रिकॉर्ड करना होता है। सिंपल इज दैट केस कि जो ट्रांजैक्शन हुई है उसका जो मॉनेटरी एलिमेंट है, जो उसका इकोनॉमिक एलिमेंट है, वो हमने क्या करना है, वो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करना सीखना है। तो जिस ट्रांजैक्शन का मॉनेटरी इम्पैक्ट होगा उसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कह रहे होते हैं। और जो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, ये बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटीज, इन तमाम चीज़ों को क्या हो रही होती है, इम्पैक्ट कर रही होती है। जैसे अगर आप एक वैन परचेज करेंगे, अब इस वैन का फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, तो इसको हमने क्या करना होगा, फिर हमने जो लोन के तौर के ऊपर रिकॉर्ड करना होगा, इसको हम एसेट्स के तौर पर रिकॉर्ड कर रहे होंगे, इस ट्रांजैक्शन को हम क्या कर रहे होंगे, हमने रिकॉर्ड करना होगा। तो जितने भी फाइनेंशियल एलिमेंट्स होंगे, जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स होंगे, उसको भी हमने क्या करना होता है, शो करना होता है। जैसा कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये सारी के सारी जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट हैं वो हमें बता रही है। अब इन तमाम टैक्स ट्रांजैक्शंस में जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो इन्वॉल्व है, जो पैसा है वो इन्वॉल्व है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने गुड्स बेची हैं या आप कैश सेल्स कर रहे हैं, तो आपके पास कैश इनफ्लो हो रहा है, आप इसे रिकॉर्ड करेंगे। आप उधार के ऊपर सामान बेच रहे हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट बीच में इन्वॉल्व है, आप रिकॉर्ड करेंगे। कस्टमर से कैश मिल रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है। आपने कैश में परचेज की है, आपने उधार पे परचेजेस की है, आपने अगर उधार पे परचेज की तो आपने कैश पे पेमेंट कर दी है। तो इन तमाम ट्रांजैक्शन में इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो इन्वॉल्व है। आपको लोन मिल रहा है, आप लोन की रिपेमेंट कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हैं, आप एसेट्स को खरीद रहे हैं, आप गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर रहे हैं, आप ड्राइंग्स कर रहे हैं, पर्सनल कैश को लेके जा रहे हैं। अब ये तमाम एग्जांपल्स हैं जिसमें क्या है, जिसमें फाइनेंशियल एलिमेंट इन्वॉल्व है, और ये जिनमें फाइनेंशियल एलिमेंट इन्वॉल्व होगा, इनको हमने क्या करना है, इनको सिंपल हमने रिकॉर्ड करना सीखना है।
इनको हमने बताना है कि यार ये इस तरह से ये अमल है, इसको हमने रिकॉर्ड करना है। जैसे अगर हमने लोन लिया, इस लोन को किस तरह से शो करेंगे, कैसे इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ये हमने सीखना है। अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैसे इसको नोट किया जाएगा, इसे हमने क्या करना है, यहाँ पर सीखना है। अगर आपने कैश सेल्स की है, अब आप देखें कैश सेल्स में क्या हो रहा है, आपके बिजनेस में कैश आ रहा है, आपके बिजनेस में कैश बढ़ रहा है। सेल्स की है तो आपके बिजनेस में गुड्स जो हैं वो जा रही हैं, वो गुड्स खत्म हो रही है, वो आपने देखनी होती है। अगर आपने सैलरीज पे की हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, आपके बिजनेस में पैसा कम हो रहा है, आप सैलरीज पे कर रहे हैं, खर्चा हो रहा है, इसको रिकॉर्ड करना। तो ये तमाम चीज़ों को हमने क्या करना है, हमने रिकॉर्ड करना सीखना है। हमने बताना है कि ये इस तरह से चल रही है और ये इस तरह से हम इसको लेके चल रहे होते हैं। तो ये तमाम ट्रांजेक्शन जो है हमने सीखनी है। इज दैट क्लियर? अगर मैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस की क्लासिफिकेशन करूं, कुछ होती हैं हमारे पास सिंपल ट्रांजैक्शन, कुछ होती हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। सिंपल ट्रांजैक्शन क्या है, आप सामान खरीद के ले आए, ये एक सिंपल ट्रांजैक्शन है। आपने कैश में परचेजेस की हैं, दिस इज सिंपल ट्रांजैक्शन, आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन क्या होती हैं कि आपने जिस बंदे से सामान खरीदा, उसको आपने थोड़ा सा सामान बेच भी दिया और रिमेनिंग अमाउंट जो है थी वो आपने एडजस्ट कर दी, ये आपकी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन कहलाती हैं। वन ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होती हैं कि ये एक दफ़ा ही आपने ट्रांजैक्शन की है, एक दफ़ा ही काम करना था तो आपने कर लिया। ऑन गोइंग ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, जो हर बार हो रही होती हैं। जैसे आपने बैंक को ऑर्डर दे दिया होगा कि हर महीने की 5 तारीख को या हर महीने की 6 तारीख को पैसे काट के सैलरी ये इस बंदे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देने हैं, ये ऑन गोइंग ट्रांजैक्शन है। फिर उसके अलावा कैपिटल ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। ये कुछ हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस की टाइप्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी होती है। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल और रेवेन्यू का वर्ड आ रहा है। रिमेंबर, इस कैपिटल और इस रेवेन्यू का डिफरेंशिएट जो है वो आपने याद रखना है। कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा, या कोई भी कैपिटल रेवेन्यू बेनिफिट, इसका मतलब क्या है कि वो तमाम खर्चे या वो तमाम बेनिफिट्स जिसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म होगा, उन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स या कैपिटल रेवेन्यूज या कैपिटल ट्रांजैक्शंस कहला रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक प्लॉट खरीद लेते हैं, अब प्लॉट का फायदा लॉन्ग टर्म होगा ना, तो ये प्लॉट खरीदने का अमल क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, वो तमाम अखराजात या वो तमाम बेनिफिट्स जिनका फायदा लॉन्ग टर्म नहीं होता, शॉर्ट टर्म होता है, वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। जैसे बिजली का बिल पे कर देना शॉर्ट टर्म है, 1 महीने का होता है। सैलरीज पे कर देना 1 महीने की होती है। तो ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहला रहे होते हैं। तो चीज़ याद रखनी है, ये कहीं अपने नोटबुक के ऊपर लिख लें, जहां पे भी वर्ड कैपिटल का आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीट्स का, उसका मतलब क्या होगा कि आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रही है, आप 12 माह से लंबे अरसे के बेनिफिट उससे हासिल कर रहे हैं। जैसे आप लोन ले आते हैं, एसेट खरीद लेते हैं, व्हीकल्स खरीद लेते हैं, इनमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स वगैरह आप हासिल कर रहे होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स आपको मिल रहे होते हैं, या बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज से अगर आपको जो बेनिफिट्स वगैरह मिल रहे होते हैं, वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसीट्स वगैरह कहला रही होती हैं। तो ये छोटी सी बात जो है ये आपने अपने माइंड में रखनी है। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है, इसमें से हमने देखना है कि हमारा रेवेन्यू कौन सा है और हमारा कैपिटल नेचर कौन सा है। देखो, आप इंजन रिपेयर करवाते हैं, रिपेयर शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, इसका ताल्लुक आपकी डे टू डे एक्टिविटी के साथ है। अब चूंकि ये डे टू डे एक्टिविटी के साथ इसका ताल्लुक है,
इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। अब यहाँ पे आपने इंजन को रिप्लेस कर दिया, इंजन जब रिप्लेस होगा नया इंजन आएगा, नए इंजन का बेनिफिट लॉन्ग टर्म चलेगा, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहला रहा होगा। अब देखें आपने लोन लिया बैंक से 5 साल के लिए, आप 5 साल तक इस लोन को यूटिलाइज करेंगे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, तो ये आपकी कैपिटल रिसीट कहला रही होगी, आप इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेके चल रहे हैं। अब आप लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, अब इंटरेस्ट जो है वो हर साल पे हो रहा होता है, ये आपकी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी से इन्वॉल्व होता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहला रहा होगा। उसके अलावा वेजेस पे किए हैं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर ने अपने स्टाफ को ऑफिस रूम की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये भी वेजेस सैलरी बिजनेस एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहला रहा होगा। उसके बाद आपने मशीनरी परचेज की है बिजनेस में इस्तेमाल के लिए, अब मशीनरी का यूज तो लॉन्ग टर्म चलेगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहला रहा होगा। आपने सॉफ्ट ड्रिंक वेंडिंग मशीन लिया कैंटीन के लिए, तो देखा होगा ना आपने अक्सर मूवीज में वो टोकन डालते हैं, कोल्ड ड्रिंक बाहर निकल आती है, लॉन्ग टर्म चलेगी, तो ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। आप व्हीकल के टैक्सेस पे कर रहे हैं, हर साल पे करने होते हैं, इनका बेनिफिट शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म 1 साल ज़्यादा का बेनिफिट नहीं है, तो ये भी हमारे क्या कहलाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहला रहे होंगे। तो सबसे बुनियादी क्लासिफिकेशन जो होती है ना हमारे बिजनेस में, वो यही होती है कि हमने देखना होता है कि जो हम एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं या जो हमें रिसीट्स वगैरह हासिल हो रही हैं, जो भी हमें चीज़ें मिल रही हैं, उसको हमने कैसे देखना है, क्या वो रेवेन्यू नेचर है, उसका बेनिफिट 1 साल से कम है, या वो कैपिटल नेचर है, उसके बारे में हमें तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट करनी होती हैं। तो यहाँ पे हमारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक कंप्लीट होती हैं। अभी तक हमने जो चीज़ें देखी हैं, हम अकाउंटिंग साइकिल की बात कर रहे थे, तो अकाउंटिंग साइकिल में जो ट्रांजैक्शंस थी, उन ट्रांजैक्शंस के बारे में मैंने बात कर ली कि ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, किस तरह से रिकॉर्ड होती हैं, उसके बारे में हमने देख लिया, हमने ट्रांजैक्शन की क्लासिफिकेशन देख ली है। अब ट्रांजैक्शन की क्लासिफिकेशन के बाद नंबर 2 पे आएगा, इन ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड कैसे करना है, इनकी रिकॉर्डिंग जो है वो हमने देखनी है। जैसे ये हमने खर्चा किया है, इंटरेस्ट पे किया, हमने मशीनरी परचेज की, हमने व्हीकल को रिप्लेस करवाया, हमने लोन लिया, अब इन ये अमल तो हमें लग गया पता कि भाई ये ट्रांजैक्शन है, ये रेवेन्यू नेचर है, कैपिटल नेचर है, इसके बारे में चल गया पता, लेकिन अब इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, हमने इसको अपनी किताब में लिखना कैसे है, अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा रिकॉर्डिंग का। और जब रिकॉर्डिंग में ही हमें क्या आएगी, जो हमारी बेसिक डबल एंट्री है वो हमने पास करना सीखनी है, तो रिकॉर्डिंग हमने सीखनी है। फिर रिकॉर्डिंग के बाद नंबर 3 स्टेप होगा, वो हमारा होगा अकाउंट्स बनाना, लेजर्स। फिर लेजर से हम जाएंगे इंशाल्लाह अपने ट्रायल बैलेंस के ऊपर, और ट्रायल बैलेंस से हम नंबर 5 पे चले जाएंगे कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हमारा अकाउंटिंग साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और R1 के लिए जो बेसिक नॉलेज हमें चाहिए, हमें इस डबल एंट्री को पास करना लाजमी आना चाहिए, और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट्स जो हैं इनको हमने समझना है। तो इंशाल्लाह इस वीक में ये जब हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट तक समझ लेंगे, और प्राइमरीली अगर हमें ये डबल एंट्री आ गई, तो हम R1 स्टार्ट करने के काबिल हो जाएंगे और आपको वो बर्डन नहीं लगेगी। तो यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को, इंशाल्लाह कल यहाँ से ऑनवर्ड शुरू करेंगे, और जो कल हमारे पास नंबर 2 इवेंट होगा रिकॉर्डिंग वाला, वो हम सीखेंगे डबल एंट्री किस तरह पास होती है। अकाउंटिंग में हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं डेबिट्स की और क्रेडिट्स की, इसके बारे में हमने अब क्या सीखना है, कल सारी बात करनी है। तो कल की क्लास जो है वो इम्पोर्टेंट होगी, इसमें हम जो डेबिट्स हैं, जो हमारे क्रेडिट्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे हम उन्हें लेके चल रहे होते हैं, कैसे हम किसी भी एंट्री किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह हम फिर कल डिस्कशन कर रहे होंगे। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। आप लोगों के पास माइक के ऑप्शंस होते हैं, माइक क्यों नहीं ऑन करते? इंटरेक्टिव क्लास का मतलब ही यही होता है। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन की एग्जांपल्स कल हम करेंगे,
जब कल हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो कल हम इन एग्जांपल्स को ही रिकॉर्ड करेंगे, आपको समझ आती जाएगी। जी जनाब। टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर भी करवाना जी जनाब, गए माइंड आप इसे फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल डबल एंट्री के साथ। तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज।